हेलो एवरीवन। अब हेलो एवरीवन, मैं उमेश कुमार एडवोकेट आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की हम क्लास में भारतीय दंड संहिता के अध्याय नंबर 2 के पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है साधारण स्पष्टीकरण को धारा 6 से 52 तक। तो हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय नंबर 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें बताया गया है। तो हम भारतीय दंड संहिता के अध्याय नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसमें साधारण स्पष्टीकरण बताया गया है, जो धारा 6 से 52 तक है। ठीक है, तो हम देखते हैं धारा 6 क्या कहती है। धारा 6 में कहा गया है कि संहिता में परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना। तो जो संहिता है, जो हमारी भारतीय दंड संहिता है, इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं और जो परिभाषाओं के अपवाद हैं, उन अपवादों को इस धारा के अध्याधीन समझा जाएगा। ठीक है, इस संहिता में सर्वत्र अपराध की जो भी अपराध है, उन सब हर एक अपराध की परिभाषा और हर प्रकार का दंड उपबंध और ऐसी हर परिभाषा या दंड उपबंध का हर दृष्टांत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्याय में अंतर्विष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को परिभाषा, दंड, उपबंध या दृष्टांत में दोहराया ना गया हो। तो ये धारा ये कहती है, धारा 6, कि संहिता में जो परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं के कुछ अपवाद भी हैं। उन अपवादों को इस धारा 6 के अंतर्गत आपको कहती है कि जो संहिता में परिभाषाएं दी गई हैं, उन परिभाषाओं के जो अपवाद हैं, उन अपवादों को धारा 6 के अध्याधीन समझा जाएगा। ठीक है, चाहे उस परिभाषा में, उन उपबंधों में, दृष्टांत में उनको ना भी दोहराया गया हो, फिर भी उनको इस परिभाषा के अनुसार धारा 6 में क्या अध्याधीन समझा जाएगा। तो जो साधारण अपवाद दिए गए हैं, और आप देखोगे आईपीसी में साधारण अपवाद जो है वो धारा 76 से 106 तक साधारण अपवाद को बताया गया है। तो साधारण अपवाद का मतलब ये है, जैसे हत्या करना, अगर आप किसी की हत्या करते हो तो हत्या करने पे आपको दंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर यही बताया गया, अगर 7 साल से कम 7 साल से कम का कोई भी 7 साल से कम का बच्चा अगर किसी की हत्या करता है, तो वो अपराध हत्या करता है, तो वह अपराध नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये अपराध होगा, किसी की हत्या करना क्या है, अपराध करना है। लेकिन अगर वहीं पर 7 साल से कम का बच्चा किसी की हत्या कर देता है, तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। तो 7 साल का बच्चा जो अपराध कर रहा है, उसको अपराध नहीं मानना है। तो इसका मतलब क्या है कि अपराध वाली जो परिभाषा बताई गई है कि किसको अपराध कहा जाएगा और कितना दंड मिलेगा, उस परिभाषा में 7 साल का बच्चा एक अपवाद के स्वरूप में है। इसीलिए कहा गया है कि संहिता में, धारा 6 के अनुसार संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन परिभाषाओं में उन अपवादों को बताया गया हो या नहीं बताया गया हो। फिर भी धारा 6 के अनुसार जो साधारण अपवाद हैं, धारा 76 से 106 तक उनके अधीन समझा जाएगा। तो ये अपवाद होते हैं कि अगर आप किसी की हत्या करते हो तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन वही हत्या एक 7 साल का बच्चा 7 साल से कम का बच्चा कर देता है, तो उसको उसकी हत्या नहीं मानी जाएगी कि उसने किसी की हत्या की है, जब वो 7 साल का बच्चा किसी की हत्या करता है। क्यों? क्योंकि ये अपवाद स्वरूप है। ठीक है, तो जितने भी अपवाद हैं, साधारण अपवाद जो 76 धारा 76 से 106 के बीच में हमको दिए गए हैं, उनमें इन परिभाषा धारा 6 के अंतर्गत आपको अध्याधीन समझा जाएगा। अब हम धारा 7 पर आते हैं। धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 कहती है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव संहिता में सर्वत्र एक जैसा समझा जाएगा। तो धारा 6 धारा 7 ही कहती है कि अगर एक बार संहिता में किसी शब्द का स्पष्टीकरण दे दिया, तो वो शब्द का स्पष्टीकरण पूरी संहिता में एक जैसा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि धारा 1 में किसी का स्पष्टीकरण कुछ और दिया गया है और उसी शब्द का स्पष्टीकरण धारा 70 में कुछ और दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। साफ साफ धारा 7 ये कहती है कि अगर किसी भी शब्द का स्पष्टीकरण एक बार दे दिया आपने, तो पूरी संहिता में सर्वत्र उसको उसी जैसा माना जाएगा जैसा आपने एक बार उस
शब्द का स्पष्टीकरण दे दिया है। हम धारा 8 को पढ़ते हैं। धारा 8 क्या कहती है? तो धारा 8 में बताया गया है लिंग में यह है, तो लिंग के बारे में बताया गया है धारा 8 में। धारा 8 यह बताया गया है कि पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू है, चाहे वह नर हो या नारी हो या वो ट्रांसजेंडर यानी कि हिजड़ा हो, उसको भी लिंग में शामिल किया गया है। ये जो आप जो ट्रांसजेंडर हैं इनको शामिल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था नेशनल लीगल सर्विसेज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें ये कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी लिंग शब्द में शामिल किया गया है। तो धारा 8 ये बताती है कि एक लिंग जो है उसमें सभी को, चाहे वो पुल्लिंग हो, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो आपके नर हो या नारी हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, वो लिंग शब्द के अंतर्गत आते हैं। ट्रांसजेंडर को जोड़ा गया था आपका सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के द्वारा। जो जजमेंट क्या था? नेशनल लीगल सर्विसेज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी हम लिंग शब्द में शामिल करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं धारा 9। धारा 9 क्या है? इसमें बताया गया है वचन को। किसको बताया गया है? वचन को। तो जब तक कि संदर्भ में प्रतिकूल प्रतीत ना हो कि एक वचन घोतक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। तो धारा 9 ये कहती है कि जब तक आप उसमें साफ साफ ना कहा जाए कि ये जो है एक वचन के लिए है या ये बहुवचन के लिए है, जब तक उसको साफ साफ तत्प्रतिकूल प्रतीत ना हो, उसको ना बताया जाए कि हाँ ये एक वचन है ये बहुवचन है, अगर उसमें नहीं बताया गया है तब तक हम उसको, चाहे व्यक्ति कितने भी हों, हम उसको एक वचन को बहुवचन भी समझ सकते हैं और बहुवचन को हम एक वचन भी समझ सकते हैं, जब तक उसमें ये ना बताया जाए कि ये बहुवचन है और ये एक वचन है। अगर बता दिया जाएगा कि एक वचन है तो उसको एक वचन समझा जाएगा, और अगर किसी भी बाद में नहीं बताया गया है कि यहाँ पर कितने जो आपके अपराध करते हैं वो व्यक्ति कितने हैं, अगर वो नहीं बताते हैं तो एक वचन को हम बहुवचन समझेंगे और बहुवचन को एक वचन। अगर बता देंगे तो हम एक वचन को एक वचन समझेंगे, और उन्होंने बता दिया है कि ये बहुवचन है तो हम पूरे बाद में उसको बहुवचन ही समझेंगे, और नहीं बताया है तो हम बहुवचन को एक वचन भी समझ सकते हैं और एक वचन को बहुवचन। ये हमारी धारा 9 कहती है वचन के लिए। तो वचन दो ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, अगर उसमें बता दिया गया है कि ये एक वचन है तब हम एक वचन समझेंगे, और अगर नहीं बताया गया है तो हम बहुवचन को एक वचन भी समझ सकते हैं और एक वचन को बहुवचन भी समझ सकते हैं। धारा 10 को हम बात करते हैं। धारा 10 में क्या बताया गया है? पुरुष और स्त्री के बारे में बात की गई है कि हम किसको पुरुष कहेंगे किसको स्त्री कहेंगे। तो पुरुष शब्द के किसी भी आयु के मानव नर को घोतक है। तो जो पुरुष, अगर हमारी जो दंड संहिता है उसमें पुरुष शब्द आता है, तो पुरुष शब्द में चाहे वो किसी भी आयु का हो, तुरंत का जन्म लिया हो किसी नर ने, चाहे वो 70 वर्ष का हो, चाहे वो 80 वर्ष का हो, चाहे उसने तुरंत जन्म लिया हो, उस हम उनको क्या कहेंगे? नर कहेंगे। मानव जो है नर, उसको हम क्या कहेंगे? पुरुष कहेंगे। ठीक है, और स्त्री शब्द किसी भी आयु की नारी का घोतक है। चाहे जो स्त्री शब्द है और इसमें एक पुरुष शब्द है, पुरुष शब्द चाहे वो नर जाति का चाहे किसी भी उम्र का हो उसको हम पुरुष कहेंगे, और चाहे स्त्री जो है नारी जो है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, चाहे वो उसने जन्म लिया हो, तुरंत जन्म लिया हो और वो 80 साल की हो, उसको भी हम क्या कहेंगे? नारी कहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम 50 साल वालों को कुछ और कहेंगे और 80 साल वालों को कुछ और कहेंगे, और जिसने अभी जन्म लिया है उसको कुछ और कहेंगे। नहीं, अगर किसी नर ने जन्म लिया है तो उसको पुरुष कहेंगे, और अगर किसी नारी ने जन्म लिया है या कितनी भी साल की है उसको हम क्या कहेंगे? स्त्री कहेंगे। ठीक है, हम धारा 11 को पढ़ते हैं। धारा 11 क्या कहती है कि व्यक्ति कोई भी कंपनी, धारा 11 बताती है व्यक्ति के बारे में। किसके बारे में बताती है? व्यक्ति के बारे में। धारा जो 11 है वो व्यक्ति के बारे में बताती है कि किसको हम व्यक्ति कहेंगे। ठीक है, तो कोई भी कंपनी हो, कोई भी संगम हो या व्यक्ति निकाय हो, चाहे वह निगमित हो या निगमित ना हो, हम वो व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आता है।
तो धारा 11 कहती है चाहे कोई भी हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कंपनी हो, चाहे वो किसी प्रकार का संगम हो, चाहे व्यक्ति का निकाय हो, इन सबको, चाहे वो निगमित हो या निगमित ना हो, हम उन सबको व्यक्ति मानेंगे। अगर अब इसमें एक ही बात ये आती है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो किसी प्रकार का अपराध करता है तो आप उसको दंड दे सकते हैं, 5 साल की सजा, 7 साल की सजा नहीं। अगर किसी प्रकार की कंपनी है या किसी प्रकार का संगम है या कंपनी है या किसी प्रकार की संस्था है, उसको आप क्या दंड दोगे? ठीक है, अगर कोई कंपनी है उसने किसी प्रकार का अपराध कर दिया है तो उसको आप दंड तो दे नहीं सकते हो ना, मतलब सजा तो कर नहीं सकते हो, तो उसके लिए आप लगाते हो आर्थिक दंड। ठीक है, वो उसको जुर्माना लगता है उसके ऊपर। अगर वो किसी प्रकार की कंपनी है तो उसके ऊपर क्या लगता है? जुर्माना लगता है। अगर व्यक्ति है तो उसको जुर्माना और सजा दोनों प्रकार की हो सकती है। लेकिन व्यक्ति शब्द के अंदर किन किन चीजों को शामिल किया गया है वो हमको धारा 11 बताती है। क्या कहती है कि चाहे वो कंपनी हो, चाहे किसी कोई व्यक्ति हो, चाहे वो संगम हो, चाहे व्यक्ति या निकाय हो, चाहे वो निगमित हो या निगमित ना हो, इस शब्द के अंतर्गत उनको रखा जाता है। ठीक है, अगर अब हम बात करते हैं धारा 12 की। धारा 12 में लोक सेवक या लोक के बारे में बताया गया है। तो लोक का कोई भी वर्ग, लोक मतलब यहाँ पब्लिक होता है, क्या होता है? पब्लिक। ठीक है, इंग्लिश में इसको पब्लिक बोलते हैं। तो लोक शब्द को मतलब पब्लिक शब्द को यहाँ पर बताया गया है कि लोक का कोई भी वर्ग होगा, कोई भी समुदाय होगा, लोक शब्द के अंतर्गत आता है। अगर इस धारा 12 जो बताती है कि संहिता में लोक शब्द के, पब्लिक शब्द के अंतर्गत कौन आता है, तो लोक का कोई भी वर्ग, जो पब्लिक है उसका कोई भी वर्ग या कोई भी समुदाय लोक शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13 के बारे में हम बात करते हैं कि धारा 13 क्या है। तो धारा 13 में क्वीन की परिभाषा दी गई है। अब ये क्वीन कौन है? जब हमारा भारत इंडिया, जब अंग्रेजों ने हम पे शासन कर रहे थे, हमारा भारत गुलाम था, उस समय क्वीन की परिभाषा के बारे में बताया गया था। क्योंकि जो संहिता बनी है वो 1860 में बनी है, हमने कल बताया था 1860 में बनी है। तो 1860 में भारत में किसका शासन था? क्वीन का शासन होता था। तो क्वीन की परिभाषा को बताया गया, लेकिन विधि अनुकूलन आदेश 1950 के द्वारा इसको खत्म कर दिया गया है। अब जो धारा 13 है उसको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है। धारा 13 जो है वो लागू नहीं, धारा 13 जो है वो लागू नहीं है। हम बात करते हैं धारा 14 की। तो सरकार का सेवक, तो इसमें बताया गया है धारा 14 में, धारा 14 ये कहती है कि सरकार का सेवक कौन कौन होगा। तो सरकार के सेवक के शब्द के अंतर्गत सरकार के प्राधिकार के द्वारा अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए या नियुक्त किए गए या नियोजित किए गए किसी भी ऑफिसर या लोक सेवक के घोतक है। तो जो धारा 14 बताती है कि सरकार का सेवक कौन कौन होगा, तो सरकार का सेवक कौन कौन होगा कि सरकार के प्राधिकार के अंतर्गत द्वारा अधीन भारत के भीतर या उस रूप में बने रहने दिए गए किसी को भी, और उनको नियुक्त किया गया किसी को भी, और उनको नियोजित किया गया किसी को भी, तो वो क्या कहलाएंगे कि किसी भी ऑफिसर को लोक सेवक कहते हैं। चाहे वो सरकारी, कोई भी व्यक्ति अगर सरकारी वो सरकारी जैसे चपरासी भी हम मान लेते हैं, ठीक है, ये है, चाहे वो सबसे बड़ा अधिकारी, जैसे हम बोल सकते हैं कि वो एसएसपी है, तो एसएसपी और चपरासी अगर ये सरकारी हैं तो हम इन दोनों को क्या मानेंगे? सरकार का सेवक मानेंगे। ठीक है, धारा 15 की बात करें तो धारा 15 क्या कहती है? ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई है। ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा क्यों दी गई थी? क्योंकि 1860 में आईपीसी बनी थी, तब ब्रिटिश इंडिया किसको कहेंगे उसको बारे में बताया गया था। लेकिन जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो इसको भी क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, धारा 15 को। ठीक है, धारा 16 क्या है? गवर्नर ऑफ इंडिया की परिभाषा, गवर्नमेंट, ठीक है, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परिभाषा, इसको भी धारा 16 को भी खत्म कर दिया गया है जब भारत देश हमारा आजाद हुआ इसके बाद। धारा 17 क्या कहती है? धारा 17 में बताया गया है सरकार को, किसको बताया गया है? सरकार की। जो अगर आपकी संहिता में सरकार शब्द आएगा तो सरकार शब्द जो है वो किससे संबंधित होगा? तो सरकार शब्द
केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार हम जानते हैं कि हमारे भारत में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं और भारत के संविधान पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया है कि भारत सरकार जो है भारत को ये एक पूरा भारत होगा जिसको हम केंद्र कहेंगे, और ये भारत कई जो है हमारे राज्य क्षेत्र में बटा होगा तो इनकी भी सरकारें होंगी। तो यही बताती है हमको धारा 17 की सरकार जो है, सरकार शब्द केंद्रीय सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, ये किसी राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट का क्या है, घोतक है। तो धारा 17 सरकार के बारे में बताती है, और सरकार क्या है, ये केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार को हम क्या कहेंगे, सरकार कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम किसी को सरकार के शब्द के अंतर्गत शामिल नहीं करेंगे। क्लियर है। धारा 18 की अगर हम बात करें तो धारा 18 क्या कहती है, भारत की परिभाषा। तो इसमें भारत की परिभाषा दी गई है। पहले जो है जम्मू कश्मीर को शामिल नहीं किया गया था भारत की परिभाषा में, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर को भी शामिल कर दिया गया है, जिसमें संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र आता है। ठीक है, अगर धारा 18 ये कहती है, धारा 18 हमको बताती है भारत की परिभाषा कि भारत क्या है। तो भारत का जितना भी राज्य क्षेत्र है उस सब को क्या कहेंगे, हम भारत कहेंगे। ठीक है, तो ये हमने धाराएं पढ़ी, धारा 6 से 6 से लेके 18 तक फटाफट क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो धारा 6 में क्या है, संहिता की परिभाषाओं का अपवादों के अध्याधीन समझा जाना है। अगर इसमें संहिता में कितने भी अपवाद दिए गए हैं उनको धारा 6 के अंतर्गत अध्याधीन समझा जाएगा, मतलब उन अपवादों को माना जाएगा। अपवाद कहाँ तक दिए हैं, साधारण अपवाद दिए गए हैं धारा क्षेत्र से धारा 106 तक। धारा 7 कहती है कि एक बार स्पष्टीकरण पद का भाव संहिता में सर्वत्र एक जैसा समझा जाएगा। अगर किसी भी शब्द की परिभाषा या उसको स्पष्ट एक बार कर दिया गया है कि जैसे मान के चलो कि अगर हम ये कहें कि अपराध, एक अपराध शब्द है, अगर एक बार बता दिया कि अपराध किसको कहोगे या किसको कहा जाएगा, तो पूरी संहिता में अपराध उसी को माना जाएगा जिसको एक बार स्पष्टीकरण दे दिया है। बार बार अपराध की स्पष्टीकरण या परिभाषा को बदला नहीं जाएगा। धारा 8 कहती है कि लिंग में बताया गया है, तो इसमें लिंग के बारे में बात की गई है कि लिंग में कौन कौन शामिल है। तो इसमें क्या पुल्लिंग वाचक प्रयोग किए गए हैं, जिसमें हर व्यक्ति आता है हर बार में, और चाहे वो नर हो, चाहे वो नारी हो, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो, उनको भी लिंग में, लिंग शब्द में शामिल किया गया है। तो लिंग शब्द में नर, नारी, चाहे ट्रांसजेंडर हो, इन सबको शामिल किया गया है। ट्रांसजेंडर को हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, नेशनल लीगल सर्विसेज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम बात करते हैं धारा 9 की। हमने पढ़ा था अभी कि वचन शब्द को शामिल किया गया है। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन या बहुवचन। तो क्या है, अगर इसमें कहा गया है कि अगर बाद में बता दिया गया कि इसमें बहुवचन है या इसमें एक वचन है, तो पूरे उस बाद में एक वचन हो उनको एक वचन माना जाएगा, और अगर बता दिया गया है कि ये बहुवचन है तो उनको पूरे बाद में बहुवचन माना जाएगा। अगर नहीं बताया गया है, उनका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, तब हम एक वचन को बहुवचन भी मान सकते हैं और बहुवचन को एक वचन भी मान सकते हैं। धारा 10 क्या कहती है कि पुरुष स्त्री के बारे में बताया गया है धारा 10 में कि आप किसको पुरुष कहोगे, किसको स्त्री कहोगे। तो नर चाहे किसी भी आयु का हो, अगर वो नर है तो हम उसको क्या कहेंगे, पुरुष कहेंगे, और चाहे किसी भी उम्र की हो नारी, उसको हम क्या कहेंगे, स्त्री कहेंगे। तो इसमें स्त्री और पुरुष के बारे में बताया गया है। चाहे किसी भी उम्र का नर है तो पुरुष कहलाएगा, चाहे किसी भी उम्र की नारी है उसको हम स्त्री कहेंगे। ठीक है। धारा 11 क्या कहती है, व्यक्ति के बारे में। तो व्यक्ति शब्द में किसको शामिल किया गया है, तो उस व्यक्ति शब्द में हमने किसको शामिल किया, कंपनी को, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे संगम हो, चाहे व्यक्ति का निकाय हो, चाहे निगमित हो या निगमित ना हो, उन सबको हमने व्यक्ति शब्द में शामिल किया है। ठीक है। तो व्यक्ति के ये अंतर्गत ये आते हैं। धारा 12 क्या कहती है, लोक सेवक के बारे में बताया गया है। तो लोक का कोई भी वर्ग हो गया, चाहे कोई भी समुदाय है, वो लोक शब्द के, पब्लिक शब्द के अंतर्गत आता है। धारा 13 में क्वीन की परिभाषा दी गई थी, निरस्त कर दिया गया है। ठीक है। धारा 14 में सरकार का सेवक बताया गया है कि सरकार का सेवक कौन होगा। तो सरकार जिसको नियुक्त करेगी उसके प्राधिकार द्वारा अधीन समझा जाएगा, भारत के रूप में या भारत के अंदर उसको रहने दिया गया है और नियुक्त किया गया है, नियोजित किया गया है। उन सबको, उन सभी अफसरों को हम क्या मानेंगे, सरकार का सेवक मानेंगे। और धारा 15 जो है ब्रिटिश इंडिया के बारे में बताती है, निरस्त कर दिया गया है।
धारा 16 गवर्नर के बारे में बताती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको उल्लेख कर दिया गया है, ठीक है। और धारा 17 बताती है सरकार के बारे में, तो सरकार शब्द के अंदर केंद्रीय सरकार या राज्य की सरकार आती है। धारा 18 क्या कहती है आईपीसी की कि भारत की परिभाषा, तो भारत राज्य क्षेत्र का जितना भी क्षेत्र है उन सबको हम क्या कहेंगे, भारत कहेंगे। क्या भारत का जितना भी संपूर्ण भारत का राज्य क्षेत्र जो है वो भारत के अंतर्गत ही आएगा। तो ये है डियर फ्रेंड, हमने देखा कि धारा 6 से लेके धारा 18 क्या है, ये अध्याय 2 में धारा 52 तक दिया गया है, धारा 6 से 52 तक। अभी हमने केवल 18 कवर की है, 6 से 18, बाकी और भी धाराएं हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। डियर फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।